हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में अभी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं और आप सभी दोस्तों से रिसर्च प्रपोजल है वो मांगे जा रहे हैं। उसके अलावा वेरियस जो देश भर में यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जब भी आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आपके रिसर्च प्रपोजल आपको सबमिट करना पड़ता है। तो ये बहुत सी समस्या बच्चों के सामने आती है कि सर रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, कैसे बनाएं और किस तरह से अपना बेस्ट रिसर्च प्रपोजल बनाएं कि हमारा सिलेक्शन है वो पीएचडी इंटरव्यू में हो जाए और हम पीएचडी कर पाए और बाद में जो हमें जेआरएफ की स्कॉलरशिप मिल रही है उसे हम निश्चित तौर पर उसका लाभ ले पाए, उससे आनंद है वो ले पाए। ठीक है, तो इसमें आपके इंटरव्यू में सबसे मेन जो होता है वो क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल। अब रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, कैसे हम बनाते हैं, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताता चलूंगा कि मेरा जो सिनोप्सिस बना था उसकी भी मैं आपको कुछ अंश है वो दिखाते हुए चलूंगा कि आपको इस स्टेप में आपको ये चीजें आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले एक चीज बता दूं, जो भी बच्चे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हुआ, आपकी पीजीटी, डीएसएसबी, ये सभी जो कोर्स है, एग्जाम है, उन सभी के लिए हम यूट्यूब पर आपके लिए फ्री क्लासेस ला रहे हैं विद्यास्थली बेस से, जिसमें भूगोल की 120 क्लास में पूरा सिलेबस आपका कवर करने का हमारा प्रयास रहेगा। और ये क्लासेस हैं वो अभी प्रारंभ हो चुकी है, 3-4 क्लासेस हो चुकी है। डेली शाम को 5 बजे लाइव क्लास आपकी रहती है। तो सभी दोस्त हैं वो पाथ फाइंडर नेट जेआरएफ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली आप 5 बजे उपस्थित हो जाएं दोस्तों। ठीक है, इससे आपको पूरा सिलेबस है वो सिस्टमेटिक रूप से अच्छे ढंग से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब रिसर्च प्रपोजल जब हम पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, बनाते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि क्या बनाए। हम जब 10th क्लास में थे तब हम क्या पढ़ते थे, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस जिसे हम बोलते हैं, यही पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे हम किस में गए, 11th-12th में गए। तो उस सामाजिक विज्ञान में जब आर्ट्स हमने लिया तो उसी में क्या है, अलग अलग धाराएं होती गई और उनमें से एक धारा हमने पढ़ी कौन सी, भूगोल। फिर उस धारा में जब हम आगे एमए में, बीए में गए, तब हम उस भूगोल में हमने बड़ी बड़ी यूनिट्स है वो पढ़ना प्रारंभ किया। और एम में जब गए तो उसमें भी हमने डीप पढ़ना प्रारंभ करा। जैसे बीए में जब आप गए तो भूगोल में जैसे आपने क्या पढ़ा, आर्थिक भूगोल। कौन सा भूगोल, आर्थिक भूगोल। और जब एमए में गए, जब आपने इसी आर्थिक भूगोल की एक ब्रांच कृषि भूगोल को पढ़ा, पढ़ाया नहीं। तो इस तरह से आप डीप जाते गए, अंदर जाते गए। वैसे रिसर्च प्रपोजल होता है वो आपके पीएचडी की मुख्य प्रश्न है, यानी आप किस चीज में आप पीएचडी करना चाहते हैं। और पीएचडी का जो टॉपिक होता है उसका एरिया ऐसे नहीं होता जैसे भारत पे कर लो आप, राजस्थान पे कर लो, नहीं, ये नहीं होता है। पीएचडी का जो एरिया होता है वो होता है क्षेत्र, क्या हो आपका, एरिया पे होगा ना किसी लैंड पे, तो क्षेत्र आपका क्या होना चाहिए, छोटा, तहसील स्तर, शहर स्तर, है ना, इस स्तर का आपका एरिया होना चाहिए। साथ ही साथ छोटा क्षेत्र, छोटा पॉइंट। जैसे कृषि भूगोल में भी पूरा कृषि नहीं, ऐसे नहीं कि जयपुर जिले में कृषि व्यवस्थाओं का अध्ययन, ऐसे थोड़ी होगा। जैसे कृषि में भी हम देखते हैं कि हाँ, नकदी फसलों की क्या स्थिति है, कोई सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है तो उस योजना का क्या प्रभाव पड़ा है। यानी इसमें आपको ये ध्यान रखना है, रिसर्च प्रपोजल जब भी आप पेश करें तो आपका टाइटल क्या होना चाहिए, आपका जो नाम क्या होना चाहिए, किस विषय पर आप रिसर्च प्रपोजल दे रहे हैं। तो उसमें आप एक बात का ध्यान रखें, छोटा एरिया, छोटा क्षेत्र, और छोटे क्षेत्र के साथ साथ जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो भी क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, और वो प्रॉब्लम प्रभावी भी होनी चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड को ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में ये जो बच्चा लेके के आया है हमारे सामने प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाना आवश्यक है। वो वर्तमान में ऐसी समस्याएं हैं जो कंटेम्प्रेरी है, वो निकाली जानी चाहिए। इन समस्याओं के समाधान से समाज में और यूनिवर्सिटी में या एकेडमिक लेवल पर आपको फायदा होगा। तो ऐसी समस्याएं भी हो, ऐसा नहीं कि समस्याएं 50 साल पुरानी थी, 50 साल पहले उस पर रिसर्च हो चुका और आपको लगा कि यार इसका कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और ले जाते हैं ना।
समस्या आपकी जो हो वो छोटे क्षेत्र की अच्छी समस्या हो और वो कंटेम्प्रेरी हो, उसे ही हम टाइटल के रूप में जानते हैं। जब आपने नेट जेआरएफ में पढ़ा होगा तो फर्स्ट पेपर रिसर्च में, तो टाइटल ऑफ रिसर्च, तो वही आपका क्या हो जाएगा, टाइटल। वो अच्छा सा टाइटल होना चाहिए, छोटे क्षेत्र में छोटी समस्याओं को दर्शाते हुए, लेकिन उस पर अध्ययन कैसा होना चाहिए, गहन, विस्तृत, डीप अध्ययन, और उस समस्या का अच्छे से सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये चीज ये आपको बात समझ में आई। तो इस तरह से अपन क्या देते हैं, टाइटल देते हैं। टाइटल दे दिया, जो भी आपने समस्या चयन करी, कि जैसे मेरा जो टॉपिक है वो क्या है, जयपुर शहर के की आकार की एवं मास्टर प्लान। तो बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा शहर है जयपुर, और उसमें भी पूरा अधिवास भूगोल थोड़ी है, सिर्फ मास्टर प्लान का उसमें हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें देखते हैं। अब उस टाइटल को देने के बाद आपको उस टाइटल के बारे में क्या देना है, इंट्रोडक्शन देना है, उसके बारे में जानकारी देनी है कि जयपुर शहर कहाँ पे स्थित है, मास्टर प्लान क्या होता है, क्यों इसकी हमें आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आपको उसमें बताना पड़ता है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो आपको उसके बारे में इंट्रोडक्शन भी देना पड़ेगा, है ना, कि आपका जो रिसर्च एरिया है, जयपुर शहर है, वो कौन कौन से अक्षांशों पे है, वहां की मिट्टी क्या है, बिल्कुल एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, एक या दो पैरे में आप वो इंट्रोडक्शन अपना दे। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में व्हाट और वाई, क्यों क्या, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, है ना, क्यों करना चाहते हैं रिसर्च, ये सारी चीजें, और एरिया के बारे में। फिर आता है आपका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है, आपने क्यों ये रिसर्च करा, तो आपको ऑब्जेक्टिव बताने पड़ेंगे। पर ऑब्जेक्टिव आप जब बताएं, तब ऑब्जेक्टिव बताते समय एक चीज का ध्यान रखें कि ऑब्जेक्टिव हमें पॉइंट फॉर्म में अगर आप बताओगे ना, सिंपल सिंपल, कि मेरा ये उद्देश्य है रिसर्च करने का, मास्टर प्लान से मैं यहाँ के नगरीय व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन है वो ला सकता हूँ, उसे सुचारू रूप से कर सकते हैं, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव आपको पॉइंट फॉर्म में आपको बताने हैं। फिर उसके बाद में आता है रिसर्च क्वेश्चंस। क्या आपके क्वेश्चंस हैं उद्देश्य से रिलेटेड, हाइपोथेसिस आप इसे बोल सकते हैं, आपकी परिकल्पनाएं क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं इससे, ये आपको बताना पड़ेगा। कि हाँ, अगर मैं रिसर्च करता हूं तो मेरे रिसर्च से ये निष्कर्ष निकलेंगे। ये रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव, आपने एरिया लिखा, प्रॉब्लम ली, और वो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है कि आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है और आपके रिसर्च की क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका कौन सा, लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है जैसे एरिया के बारे में बताओ, जो पुराने अध्ययन हो चुके उस चीज में, जैसे जयपुर शहर हमने लिया, तो जयपुर के बारे में जो पुराना अध्ययन हो चुका उसके बारे में बताओ कि क्या क्या लोगों ने कर चुका, जो जानकारी थी। जैसे मास्टर प्लान है, तो मास्टर प्लान के बारे में क्या अध्ययन हो चुका, पुरानी जानकारियां क्या है, जो जहां से आपको सोर्स मिल रहे हैं, आइडिया मिल रहे हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। आपसे जो पहले जो सीनियर्स है, उन्होंने जो काम कर चुके और जिनके कामों से आप प्रभावित होकर अब अपने रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हो, वो सारी चीजें आपको लिटरेचर रिव्यू में डालनी होती। लिटरेचर रिव्यू में लास्ट में आपको ये भी डालना होता है कि ये जो गैप क्या बन रहा है, यानी इतना काम तो इन लोगों ने कर चुका, इसके बाद में ये गैप बन रहा है, इस गैप या इस अंतराल पर मैं कार्य करना चाहता हूं, और इस वजह से मैं ये टॉपिक अपना चुना है, और इस तरह से मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊंगा। तो ये चीजें भी आपको लास्ट में, यानी स्टार्टिंग में आप लिटरेचर रिव्यू में 3 4 5 पॉइंट आप ये डालो कि इस फील्ड पर इन इन विद्वानों ने ये कार्य कर चुके हैं, इस तरह से ये बोलते हैं कि मास्टर प्लान ये होता है। ठीक है, और नगरीय आकार की ये होती है, जयपुर इस तरह का शहर है, जयपुर पे इन्होंने ये बोला है, और परंतु फिर भी जयपुर में ये कमियां हैं जिस पर मैं कार्य करना चाहता हूं, और इस तरह से मैं अपने कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। तो इस तरह से आपको लिटरेचर रिव्यू बनाना है। फिर उसके बाद में आता है मेथोडोलॉजी, ये महत्वपूर्ण है। मेथोडोलॉजी में आपको ये बताना होगा, क्या बताना होगा, कि आप कौन सी चीज के माध्यम से रिसर्च करेंगे, आप डाटा कैसे लेंगे, आंकड़े कौन से लेंगे, प्राथमिक आंकड़े लेंगे या सेकेंडरी डाटा लेंगे। प्राथमिक यानी प्राइमरी डाटा लेंगे तो वो कैसे लेंगे, क्वेश्चनरी फॉर्म से लेंगे, है ना, प्रश्नावली से, अनुसूची फॉर्म से, कौन सी फॉर्म से लेंगे। और अगर आप सेकेंडरी डाटा लेंगे तो आप कहां कहां से सेकेंडरी डाटा ले पाएंगे, इन सबको बताना पड़ेगा। आपका मेथड कौन सा होगा, डाटा को एनालिसिस करने का जो मेथड है वो कौन सा मेथड आप यूज में लेंगे,
तो ये आपको बताना पड़ेगा बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल लिमिटेड रूप में, ठीक है। इसको अगर आप बहुत शॉर्ट में बताएंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये आपका क्या है, अभी अभी आपने सिर्फ पीएचडी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करी है उसमें एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा संशोधन होगी मेथोडोलॉजी में। तो यहाँ पे तो आपको सिर्फ ये बताना सफिशियंट रहेगा कि मैं प्राइमरी डाटा है वो अनुसूची प्रश्नावली के माध्यम से लेंगे, या कलेक्ट करने जाएंगे प्रत्यक्ष रूप से जाएंगे, या फिर मैं सेकेंडरी डाटा है वो यहाँ से जो संबंधित डिपार्टमेंट है वहां से मैं कलेक्ट करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। फिर हाइपोथेसिस बताई दिया, रिसर्च क्वेश्चंस। फिर चैप्टराइजेशन आपका होता है कि अब मैं पीएचडी कर रहा हूं तो पीएचडी को अलग अलग चैप्टर्स में बांटूंगा, और चैप्टर कौन कौन से लेऊंगा ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप चैप्टराइजेशन दे ही, ठीक है। परंतु चैप्टराइजेशन देने से एक अच्छा प्रभाव आपका देखने को मिलता है कि मैं मेरी पूरी पीएचडी को 5 चैप्टर में बांटूंगा, 6 चैप्टर में बांटूंगा, जिसके माध्यम से मैं अपना रिसर्च करूंगा, ठीक है। और लास्ट में आपका आता है रेफरेंस, जिसे हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। हम सब बोलते हैं ना कि हाँ ये रिसर्च है वो मैंने किया है, शुद्ध रूप से मेरा ये, लेकिन आपका थोड़ी है, आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा है, फिर आपके नॉलेज में वो कोई चीज है वो ट्रिक करी है ना कहीं आपने रेफरेंस लिया है, किसी ना किसी किताब से आपने पढ़ा है। तो ये रिसर्च एथिक्स को दर्शाने के लिए कि आपने जिनसे ये ज्ञान प्राप्त करा है, आप उसका उस ज्ञान के बारे में उसको वैल्यू दे रहे हैं, उसे इंपोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम रेफरेंस का प्रयोग करते हैं कि हाँ मैंने इस भूगोलवेत्ता की या इन विद्वानों की इस किताब के इस पेज नंबर से इस पैरा से मैंने ये चीज पढ़ी है और वो यहाँ पर रखी है। तो इसलिए हम रेफरेंस का प्रयोग करते हैं, और ये वास्तव में एथिक्स, रिसर्च एथिक्स को दर्शाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेफरेंस तो आपको लेके जाने पड़ेंगे, लिखने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में, पूरे फॉर्मेट में ये सारी चीजें आपको क्या है, क्रमबद्ध रूप से बनानी होगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आप पहले प्रयास करें, पहले इंट्रोडक्ट टाइटल आप सेलेक्ट करें, छोटा क्षेत्र, टाइटल मैंने बताया छोटा क्षेत्र, किसी भी जैसे एग्रीकल्चर में करना है, सेटलमेंट में करना है, पॉपुलेशन में करना है, तो उसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम, और उसमें हमें गहन अध्ययन करने का प्रयास करना है। अगर आपको फिर भी ये नहीं पता कि सर टाइटल किस तरह से ले, तो एक वेबसाइट है शोध गंगा, वहां जाए, वहां सर्च करें, तो वहां आपको बहुत सारे जो पीएचडी हो चुकी है बच्चों की, तो वो पीएचडी सबमिट है, तो वहां पे आपको टाइटल्स के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से हम हमारा टाइटल है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उस टाइटल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एरिया के बारे में, अपने जो टॉपिक है जो आप मेन ले रहे हैं, जिस मुद्दे पर आपको रिसर्च करना है उस एरिया में, उस मुद्दे पर आप थोड़ी सी जानकारी दें, ऑब्जेक्टिव बताएं अपने, क्वेश्चंस, रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस बताएं, लिटरेचर रिव्यू आप वहां करें, उसके बाद में चैप्टराइजेशन, मेथोडोलॉजी और रेफरेंस का प्रयोग करते हुए अपने इस रिसर्च प्रपोजल को समाप्त करें। तो ये रिसर्च प्रपोजल लिखना कितने पेज में, लगभग 1500 वर्ड के आसपास इसको प्रयोग में लेना है, यानी 15 से 16 पेज में आपको इसको समाप्त करना है। इसके अलावा एक पेज और आता है स्टार्टिंग में, कौन सा पेज, टाइटल पेज। वो क्या होता है, वो कैसे होता है, वो सारी चीजें देखते हैं। फिर उससे पहले बता दूं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्कूल व्याख्याता के लिए विद्यास्थली बैच वो प्रारंभ है, मार्च से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें 199 स्टूडेंटों के लिए मात्र फीस कितनी रखी गई है, 1199। तो बैच चालू हो, स्टूडेंट्स फुल हो जाए, पहले ही अपनी स्लॉट है वो बुक कर ले। और साथ ही साथ अगर आप रिसर्चर बैच ज्वाइन करते हैं नेट जेआरएफ के लिए, तो इसमें आपको पेपर 1 और ज्योग्राफी पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन है वो लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से करवाई जाती है। आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की एक्स्ट्रा क्लासेस यानी अलग अलग क्लासेस भी ले सकते हैं। और पाथफाइंडर की पीवाईक्यू बुक है वो अवेलेबल है, जिसमें आपके नेट जेआरएफ के 2004 से 23 तक के सभी क्वेश्चंस है वो आपको मिलते हैं। ये क्वेश्चंस आपको किस रूप में मिलते हैं, यूनिट वाइज और टॉपिक फॉर्मेट में डिटेल व्याख्या के साथ आपको प्रोवाइड कर जाते हैं। चलिए, तो ये आपका एक टाइटल पेज है जिसमें क्या लिखा हुआ है, देखो ये देखो, भूगोल पीएचडी में उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध पत्र। तो आप लिख सकते हैं प्रवेश करने के लिए, है ना, भूगोल पीएचडी में इस डिपार्टमेंट में प्रवेश चाहने हेतु, प्रवेश करने हेतु शोध प्रारूप या का शोध प्रारूप प्रस्तुत कर रहे हैं।
फिर यहाँ पे आपको अपनी समस्या लिखनी है, जैसे जयपुर आकार के मास्टर प्लान एक भौगोलिक अध्ययन, तो यहाँ पे आपको समस्या लिखनी है। किसके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, कहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट है, उनका नाम यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे बस टाइटल लगा दिया, उसका लोगो लगा दिया और नाम मैंने नीचे लिख दिया। आप कैसे भी कर सकते हैं ना। और फिर बाद में अपना नाम प्रस्तुतकर्ता, अभी आपके गाइड नहीं है तो गाइड का नाम रहने देना, प्रस्तुतकर्ता वाला नाम आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सिंपल सा ये है। भूगोल पीएचडी में प्रवेश चाहने हेतु प्रस्तुत शोध पत्र, ठीक है, शोध प्रारूप और अपना टाइटल, यूनिवर्सिटी का लोगो, प्रस्तुतकर्ता का नाम, नंबर, ईमेल आईडी और नीचे आप यूनिवर्सिटी की नाम, फुल नाम और उसके बारे में डिटेल है वो यहाँ पे नीचे लिख देना। तो इस तरह से आपका एक फ्रंट पेज तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद में जैसे ये उद्देश्य पॉइंट फॉर्मेट में उद्देश्य लिखे गए हैं, सीधा सीधा 6 पॉइंट लिख दिया आप, 4 या 5 तक आप लेके जाना अभी, है ना। जैसे परिकल्पनाएं हैं, जैसे 5 परिकल्पनाएं तो आप 3 परिकल्पनाओं तक आप सीमित रखना, ठीक है। पॉइंट फॉर्मेट में शॉर्ट रूप में आप इसे बना लेना। फिर जैसे लिटरेचर रिव्यू है, जैसे आर.एल. सिंह ने 1995 में बनारस शहर पर नगरीय भूगोल में अध्ययन करा, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे एच.एल. ग्रीन ने करा तो ग्रीन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फॉर्मेट जो विद्वान जो पहले से रिसर्च कर चुके हैं उनके बारे में हम इसमें बताते हैं। और फिर जैसे अध्याय योजना, प्रथम अध्याय प्रस्तावना, द्वितीय अध्याय जयपुर की भौगोलिक पृष्ठभूमि, है ना। तो इस तरह से आप अध्याय भी चैप्टराइजेशन के माध्यम से बांट सकते हैं। पहला अध्याय हमेशा प्रस्तावना और अंतिम अध्याय आपका शोध, निष्कर्ष एवं सुझाव भी रहने वाला है, बीच में आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस आपको आता है। अब रेफरेंस कैसे लिखना है, ऐसे बिब्लियोग्राफी रेफरेंस के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। जैसे विद्वान का नाम, फिर डिपार्टमेंट, कौन सी डिपार्टमेंट, कौन सी यूनिवर्सिटी में, या फिर कौन सा पब्लिकेशन है, उस तरह से इसे दर्शाते हैं। तो ये फॉर्मेट है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, सिंपल चीजों को करते रहना, आसान भाषा में अपनी भाषा में लिख देना। गाइड लेना हो तो आप मेरे नंबर पर मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं, 7333998354। और या फिर आप सीधा है शोध गंगा वेबसाइट पे जाए, 3-4 रिसर्च देखे, उन रिसर्च को देखने से आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि इसे किस तरह से बनाना है। पर ज्यादा इसे हवा नहीं बनाना है ना। और बिल्कुल लीनियर स्टेज में आप इसे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर करते जाएं और साथ ही साथ सब्सक्राइबर भी कर दें। चलिए दोस्तों।